हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड शो। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास सेकंड सेमेस्टर का। तो ये आपका सेकंड वीडियो है। इससे पहले मैंने फर्स्ट वीडियो बना दिया है। इसका पहला पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नंद कौन थे? महापद्म नंद के काल तक उनके इतिहास की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, तो आपको बताना है कि नंद कौन थे और महापद्म नंद का काल मतलब उसके बारे में बताना है। ठीक है, नंद वंश प्राचीन भारत का एक राजवंश था। ठीक है, और नंद राजवंश मगध पर शासन करने वाला पांचवा राजवंश था। ये कौन सा कितना राजवंश था? कौन सा राजवंश था? पांचवा राजवंश था। नंद राजवंश के शासन काल में ही मगध पहली बार एक साम्राज्य बन सका। मतलब मगध जो है एक साम्राज्य कब बना? जब नंद वंश उस पर शासन कर रहे थे। ठीक है, नंद वंश की स्थापना 345 ईसा पूर्व में महापद्म नंद के द्वारा किया गया। ठीक है, यानी कि महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की। ठीक है, अब देखिए, महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश के अंतिम शासक कालाशोक को मारकर इसकी स्थापना किया। यानी कि जो शिशुनाग वंश के अंतिम शासक जो कालाशोक थे उसको कौन मारा? महापद्म नंद ने, और नंद वंश की स्थापना की है। ठीक है, महापद्म नंद ने क्षत्रियों को मारकर सर्व क्षत्रायण बना तथा कलिंग पर आक्रमण कर एक राट की उपाधि धारण किया। यानी कि देखिए, महापद्म नंद जो था वो क्षत्रियों को मारा था, और क्षत्रियों को मारने के वजह से इसको कौन सी उपाधि मिला था? सर्व क्षत्रिय का उपाधि मिला था, और इसे एक राट की उपाधि भी मिला था। ठीक है, अब देखते हैं आगे। महापद्म नंद का 10वां पुत्र इस वंश का अंतिम शासक था। महापद्म नंद के 10 पुत्र थे, जो कि जिसमें 10वां पुत्र ही अंतिम शासक बनता है, जिसका नाम घानानंद होता है। उसका नाम क्या था? घानानंद था। घानानंद के समय जो है इस वंश का अंत हो जाता है। यानी कि घानानंद जो था वो योग्य शासक नहीं होता है, इसलिए इसका क्या हो जाता है? पतन होता है। इस वंश का क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका बोल रहा है कि भारत पर सिकंदर के प्रभाव की विवेचना कीजिए। यानी कि जो भारत पर सिकंदर का प्रभाव जो पड़ा था उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, सिकंदर की विश्व विजय की महत्वाकांक्षा ने उसे भारत विजयी के लिए प्रेरित किया। देखिए, जो भारत पर जो है सिकंदर जब आया था उससे पहले वो विश्व पर विजयी पाने का मतलब वो क्या ठान लिया था। ठीक है, और वो भारत पर विजयी के लिए क्या हो गया था? प्रेरित हो गया था। यानी कि भारत को भी जीतने आ रहा था। ठीक है, और भारत में आ भी गया था। ठीक है, इस प्रेरणा अथवा सिकंदर के भारत अभियान ने प्राचीन यूरोप को प्राचीन भारत के निकट संपर्क में आने का अवसर प्रदान किया। ठीक है, यानी कि देखिए, ये जो है प्राचीन यूरोप के प्राचीन जो भारत है मतलब उसके समीप आने का एक अवसर मिला। किसको? सिकंदर को। ठीक है, जब विश्व जीत रहा था तब उसी समय इसको भारत पर आने का एक मौका मिला था। ठीक है, सिकंदर ने इस भारत अभियान का सबसे महत्वपूर्ण अभियान था। मतलब कि ये जो अभियान था वो क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण था उसके जीवन के लिए। भारत और यूनानों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष संपर्क की स्थापना। यानी कि देखिए, जो भारत में जो आए थे सिकंदर जो थे यूनानी थे। यानी कि भारत और यूनान के बीच जो क्षेत्र था वो प्रत्यक्ष संपर्क की स्थापना। यानी कहने का मतलब कि वहाँ पर आने पर उसके बारे में जानकारी हुआ। ठीक है, उसके बीच में संपर्क मतलब भारत और यूनानों के बीच में क्या क्या संपर्क हुआ, उसमें क्या बातें हुई, उसकी जानकारी वहाँ से मिलता है। ठीक है, सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप भारत की छोटी छोटी रियासतें जो थी समाप्त हो गई थी। यानी कि सिकंदर के भारत पर आक्रमण से राजनीतिक एकीकरण को प्रोत्साहन मिला। यानी कहने का मतलब ये है कि जो छोटे छोटे राज्य थे, ये जो छोटे छोटे जगह थे, जैसे छोटे छोटे मान लीजिए कि जगह थे, तो ये क्या हो गए थे? डर के मारे ये सभी जो थे एक होकर मतलब एक अपना एक राज्य बना लिए थे। यानी कि 4 मतलब जो रियासतें थी, 5 रियासतें थी, वो अलग अलग थे। वो क्या हो गया था? इसके डर से वो एक में हो गए थे। ठीक है, तो थोड़ा सा
ये बहुत ही अच्छा काम हुआ, जो कि छिटपुट जो जगह थी वो क्या हो गई, सम्मिलित होकर एक मतलब बढ़िया रियासत का ढांचा ले ली थी। यानी इससे बहुत ज़्यादा उन लोगों को एकीकरण में क्या हुआ, प्रोत्साहन मिला। ठीक है, जिससे छोटे छोटे राज्य बड़े राज्यों में विलीन हो गए, यानी कि जो छोटे छोटे राज्य थे, जो बड़ा राज्य है उसके साथ वो मिल गए। कला में भी विकास हुआ, इसके आने से जो है कला में विकास हुआ। मुद्रा निर्माण की कला भी विकास देखने को मिलता है। यानी जब ये आया था उस समय मुद्रा का निर्माण नहीं हुआ था, और जब ये आता है तब भारत में क्या होता है, मुद्रा का जो है यहाँ से शुरुआत हो जाता है, यानी कि मुद्रा का निर्माण यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है अगला क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त मौर्य के आरंभिक जीवन और उसकी सैनिक उपलब्धियों की विवेचना करें। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानते हैं। ठीक है, कि मौर्य वंश का संस्थापक जो था चंद्रगुप्त मौर्य था, उसके प्रारंभिक जीवन के विषय में बहुत ही थोड़ी सी बातें ज्ञात होती है। उसके वंश और जाति के विषय में विद्वान एकमत नहीं है, यानी कि उसका अता पता नहीं है कि वो किस जाति का है या किस वंश का है, ये पता किसी को नहीं है। ठीक है, कुछ विद्वानों ने ब्राह्मण ग्रंथों मुद्रा राक्षस के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र जाति का मतलब दर्जा दिया है, यानी कि उसको शूद्र माने हैं। ठीक है, और वहीं बौद्ध साहित्य के अनुसार मौर्य जिनकी उत्पत्ति मौर्यों से हुई है, यानी मौर्यों से मानी जाती है, जो नली नाला होते हैं उनसे मानी जाती है, किससे, बौद्ध साहित्य के अनुसार। ठीक है, इसी प्रकार बहुत से साहित्य तथा ग्रंथों में इसे क्षत्रिय कहा गया है, यानी कि बहुत सारा क्षत्रिय मतलब जो ग्रंथ है, जो साहित्य है, उसमें इसको क्या बोला गया है कि जो मौर्य था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य था, वो क्या है, क्षत्रिय है। मतलब कि इसकी जानकारी ये पूर्ण रूप से नहीं पता है कि मतलब कि ये कौन से वंश से था। ठीक है, वो क्षत्रिय था कि शूद्र था कि वैश्य था, ये कोई जानकारी इसका प्राप्त नहीं है। ठीक है, इसने अपने जीवन में बहुत से युद्ध किए और विजय भी हुआ, जिसमें से एक पंजाब पर भी विजयी भी हुआ है। यानी कि देखिए, कहने का मतलब कि इसने जो मतलब कि बहुत से युद्ध किए हैं, लेकिन उसमें से जो है पंजाब पर भी इसने विजयी पाया है। ठीक है, यानी पंजाब को भी जीत लिया है। इसने मगध पर भी अधिकार किया था, मगध पर जो कि बहुत ही बड़ा साम्राज्य था, वो वहाँ पर भी क्या किया था, अपना शासन जमाया था। इन सभी विजयों के फलस्वरूप इसका साम्राज्य बंगाल से हिंदू कुश तक और दक्षिण में मालवा, गुजरात, सौराष्ट्र तक फैला था, यानी कि इतना दूर तक क्या था, इसका क्षेत्र फैला था। ठीक है, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। बोल रहा है कि पुष्यमित्र शुंग के चरित्र और उसके उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। देखिए, पुष्यमित्र शुंग के बारे में बताना है आपको कि क्या वो कौन है, उनका मतलब उनका पूरा चरित्र का वर्णन करना है। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। ये कौन से वंश की स्थापना किया था, शुंग वंश के। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग की जाति से ब्राह्मण थे और अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त के सेनापति थे। यानी कि मौर्य शासक का जो अंतिम सेनापति बृहदत्त था, उसके ये सेनापति थे। कौन, पुष्यमित्र शुंग थे। ठीक है, मगध पर शासन करने वाला पहला गैर क्षत्रिय राजवंश था, यानी कि ये जो थे क्षत्रिय नहीं थे। कौन, पुष्यमित्र शुंग, यानी कि ये कौन थे, ब्राह्मण थे। पुष्यमित्र शुंग के दो पुत्र थे। कौन कौन से, पुष्यमित्र और अग्निमित्र, वसुमित्र और अग्निमित्र। ये जो दो, ये क्या थे, इनके बालक थे, यानी कि दो पुत्र थे। ठीक है, पुष्यमित्र ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था तथा दूसरी राजधानी विदिशा को बनाया था। यानी कि पहली राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था और दूसरा किसको, विदिशा को बनाया था। ऐसा माना जाता है कि इसने मध्य प्रदेश में बहुत से बौद्ध स्तूपों तथा मठों को ध्वस्त कर दिया था। यानी कि इसको किससे, बौद्ध जितने भी थे, बौद्ध को मानने वाले, यानी कि बौद्ध का जितना भी मठ वगैरह था उसको क्या कर दिया था, ये मतलब बर्बाद कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था। ठीक है, इसके समय दो विदेशी आक्रमण हुए जिसे पुष्यमित्र ने अपने बेटे अग्निमित्र से विफल करवा दिया था। यानी कि इसके समय भी विदेशी आक्रमण हुए, लेकिन ये अपने पुत्र
अग्निमित्र को भेजकर उसको क्या कर दिया, समाप्त करवा दिया। इसके समय बौद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ की रचना हुई। पुष्यमित्र शुंग ने मध्य प्रदेश के सांची स्तूप की खिड़कियों को तांबे का करवा दिया था। ठीक है, वो क्या कर दिया था, जो खिड़की थे वो सबको तांबे का बनवा दिया था। ठीक है, जबकि भरहुत के स्तूप की खिड़कियों को पत्थर का बनवाया गया था। भरहुत जो था स्तूप था एक, उसको की खिड़कियों को क्या कर दिया था, ये पत्थर का बनाया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त का परिचय व उनकी उत्पत्ति बताइए। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। गुप्त वंश का उदय 3री सदी ईस्वी के तीसरे चरण के मगध में समीपवर्ती प्रदेश में हुआ था। देखिए जो गुप्त वंश का उदय था वो कौन सी सदी में, 3री सदी में, और तीसरे चरण के मगध के समीपवर्ती प्रदेश में इसका क्या होता है, स्थापना होता है। इस वंश को स्वर्णकाल कहते हैं। इस वंश को क्या कहते हैं, स्वर्णकाल कहते हैं। ये कुषाणों के सामंत थे। सामंत यानी कि देखिए जो पैसे के बदले में भूमि दी जाती थी उसी को सामंत कहते थे, यानी कि कुषाण जो थे वो क्या थे, सामंत थे। इसके समय इसके संस्थापक श्रीगुप्त थे, यानी कि जो गुप्त वंश के जो संस्थापक थे कौन थे, श्रीगुप्त थे। ठीक है, अब देखिए गुप्तकालीन सम्राटों में चंद्रगुप्त प्रथम तथा समुद्रगुप्त का विशेष महत्व है। चंद्रगुप्त प्रथम एक सम्राट शासक थे। कौन थे, सम्राट शासक थे। इसने महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हम देखते हैं समुद्रगुप्त। यह चंद्रगुप्त का पुत्र था। इसे लिच्छवी दैहित्र कहते हैं, यानी कि जो समुद्रगुप्त था वो कौन था, चंद्रगुप्त के प्रथम का पुत्र था, और इसको लिच्छवी दैहित्र कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसका ननिहाल लिच्छवी में था, यानी कि लिच्छवी था इसीलिए इसका ननिहाल यानी कि नानी का घर इसका लिच्छवी था, इसलिए इसको लिच्छवी दैहित्र कहते थे। ठीक है, अब देखिए आगे, ऐसा माना जाता है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। इतिहासकार बीएन स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। यानी कि देखिए ये जो है, जो ये समुद्रगुप्त है इसका घोड़ा 3 मतलब कि 3 समुद्र का पानी पीता था। इसका मतलब ये है कि ये देखिए ये जो है भारत है। ठीक है, ये क्या है, भारत है, और भारत में देखिए इस वाले साइड में अरब सागर बहता है और इधर बंगाल की खाड़ी है, और नीचे जो है हिंद महासागर है। ठीक है, तो इसका घोड़ा जो था यहाँ से भी पानी पीता था, यहाँ से भी पानी पीता था, यहाँ से भी पानी पीता था। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पानी पीने से मतलब नहीं है, कहने का मतलब ये हुआ कि समुद्रगुप्त का जो था पूरा ये सारा जो क्षेत्र है इसके नीचे और इसके ऊपर जो है पूरी तरह से इसका कब्जा था, यानी कि भारत पर पूरी तरह से कब्जा था। तो ही तो इसका भी पानी पीता था, इसका भी पानी और इसका भी पानी पी लेता था इसका घोड़ा। ठीक है, आ रहा है बात समझ में, यानी कि भारत पूरी तरह से कब्जा कर लिया था, इसलिए इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि इसने पूरे आर्यवर्त यानी उत्तर भारत और दक्षिण भारत पर अपना अधिकार जमाया था। यानी कि देखिए ये जो है ये वाला जो क्षेत्र है, ये इधर से ये सारा जो है, ये सारा क्षेत्र जो है, यानी कि ये पूरा, ये जो पूरा भारत है, ये पूरा भारत पर किसका अधिकार था उस समय, समुद्रगुप्त का था। ठीक है, इसी वजह से कहा जाता है कि इसका जो घोड़ा था ये अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर जो है ये तीनों का क्या करता था, घोड़ा पानी पीता था। ठीक है, तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए। ये सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसका दूसरा पार्ट है, आपको पहला पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। ये आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको पढ़कर जाइए, अच्छा पेपर जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।